फ्रेंड्स, मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे सिविक्स बुक 6 स्टैंडर्ड की सिविक्स बुक को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसकी पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है, दैट इज द 4th पार्ट, जहाँ पे हम इस चैप्टर को फाइनली दी एंड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर सीटैट एग्जाम फॉर द सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीटैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। इतना पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी वर ऑन द पेज नंबर 9। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले आप वो देखें। हम इस पेज पे थे, आज हमें ये पेज यहाँ से स्टार्टअप करना है। सो लेट्स डिस्कस। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने अंबेडकर जी की स्टोरी को डिस्कस किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे, एक रेलवे स्टेशन पे किस तरह की घटना घटी थी, किस तरीके से स्टेशन मास्टर ने और इवन घोड़ा गाड़ी जो चलाते हैं उन तक ने भी उन्हें एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट किया था, ये जानते हुए कि वो एक दलित हैं। तो ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर आ जाते हैं। Imagine how difficult it would be if the people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. सोच के देखिए दोस्तों, कितना ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम लोग अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और कितना इंसल्टिंग होता है जब कोई इंसान आपसे दूर हट जाता है, आपकी कास्ट को जानने के बाद, आपके रिलीजन को जानने के बाद, या वो रिफ्यूज कर देते हैं आपको छूने से, या आपको अलाउड नहीं करते सेम सोर्स से पानी पीने में। ये सब बहुत इंसल्टिंग और इनह्यूमन ट्रीटमेंट हम इसे बोलेंगे है। So this small incident shows how a simple task of going from one place to the another in a cart was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in the discriminatory manner. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है आप समझिए कि यहाँ पर हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी अंबेडकर जी की, जहां पर आप देख सकते हैं ये 2 बच्चे हैं, एक अंबेडकर जी हैं और एक उनका कजिन है। वो वहां पर अपने पापा से मिलने जा रहे थे, ठीक है, और उनको वहां पे उनके फादर लेने नहीं पहुंच पाए और वो वहां पे वेट कर रहे थे। उन्होंने हेल्प भी मांगी इस स्टेशन मास्टर से, लेकिन उस स्टेशन मास्टर ने जब ये जाना कि ये दोनों ही बच्चे दलित हैं तो उसने भी हेल्प करने से मना कर दिया। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द बुलक कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ियां होती हैं, इन लोगों ने भी मना कर दिया इन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी में बिठाने से, जिसमें वो सिर्फ 9 साल के बच्चे थे उस समय में उनको मना कर दिया गया क्योंकि वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट ये था। एक स्मॉल है इंसिडेंट, बहुत छोटा, लेकिन कितना ही गलत था वो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आपको नहीं लेके जाया जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर अ दलित, और जिसमें आप पैसे भी दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि यू आर मूविंग इन अ फ्री, आप किसी की सुख सुविधा का फायदा उठा रहे हैं या आप किसी की सर्विसेज को फ्री में यूज कर रहे हैं। इट वॉज यू आर पेइंग द मनी फॉर इट। Okay, and all the cartmen at the station refused to take the children. आप ये देखिए उस समय वो बच्चे थे, 9 साल के वो बच्चे थे और हर किसी ने मना कर दिया। They acted in a discriminatory manner. उन्होंने बड़े गंदे तरीके से और discriminatory manner के अंदर ही उनसे behave किया था। So clearly at the story show us that the caste-based discrimination is not only limited to the preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity even to others. मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं दलितों को कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, बल्कि वो उनको मना भी कर देते हैं कि वो रिस्पेक्ट के भी लायक नहीं है और उन्हें डिग्निटी भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो चीजें एक रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक डिग्निटी होती है इंसान की, एक समाज में एक इज्जत होती है इंसान की, वो उसको हर इंसान को मिलने का हक है। वो उसे उस चीज को भी नहीं मिलने देते थे, बजाय एक इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें या एजुकेशन को देखें, पानी पीने की समस्या को देखें, मंदिरों में जाने की समस्या को देखें, इन सब चीजों को हटते हुए वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसी चीजों को भी उन्हें मना कर देते थे कि वो इसके भी लायक नहीं है और जिसमें उनकी कोई दोष ही नहीं है। दे बिलोंग टू
मतलब अगर वो दलित फैमिली से बिलोंग करते भी हैं, सो हाउ डज इट मैटर? दे आर इक्वली अ ह्यूमन द वे अदर्स आर। सी यहाँ पे एक डिस्कस पेस्ट दिया हुआ है, इन एडिशन टू द लोअर कास्ट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, देयर आर ऑल्सो वेरियस अदर कम्युनिटीज दैट आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज वेरी ट्रू कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दलितों के अगेंस्ट होता है। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज, सोसाइटीज हैं हमारे देश में जिनके अगेंस्ट ये सब डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। Okay, so can you think a few of others as discrimination? Yes, many of them. Just like आप ट्राइबल एरियाज में चले जाएंगे, ट्राइबल्स के साथ हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज जो होते हैं, या आप कह लीजिए जो लोअर क्लास पीपल होते हैं, या द पीपल आई वुड से people who are handicapped, even those are also discriminated somewhere. हम लोग उन लोग को इक्वालिटी नहीं दे पाते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। द पीपल हु आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, जिनके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हम उनको इक्वालिटी नहीं दे पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हैं। टुवर्ड्स विमेन, येस वी डू डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की तो हम रिलीजन्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। We don't give that much importance to the Muslims or any other religion if it comes to India. Okay, so discuss the ways in which persons with special needs might be subject to the discrimination. और हमें ये डिस्कस करना है उन पर्सन्स के बारे में जो स्पेशल नीड्स हैं, उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्पेशल नीड्स हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था, द हैंडीकैप्ड पीपल, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। और ये ऊपर आपके चैप्टर में एक स्टोरी भी प्रॉपर्ली दी हुई है कि किस तरीके से या तो उन्हें सांत्वना से देखा जाता है या फिर उनको बिल्कुल ही उनका मजाक बनाया जाता है। उनसे माना जाता है कि अगर उनके हाथ खराब है तो शायद उनका दिमाग भी खराब होगा या समथिंग लाइक दैट। एंड दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट वेस्ट। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ खराब होती हैं और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ही क्रिएट करती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। नाउ वी आर स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मीन्स हम लोग इक्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं या हम किस तरीके से उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट the struggle of large group of people who not only fought against British but also fought to be treated more equally. That was true. हम लोग जब ब्रिटिशर्स से लड़े थे तो हम सिर्फ फ्रीडम के लिए ही नहीं लड़े थे, हम इक्वालिटी के लिए भी लड़े थे कि हमें बराबर का हक मिलना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स में लेके, इकोनॉमिकली लेके, ट्रेन की रिजर्वेशंस को लेके, हर जगह उठने बैठने की पब्लिक प्लेसेस को लेके हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। हमें ब्रिटिशर्स के ही बराबर इज्जत, डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इसी के पीछे भी हम लड़े थे। सो दलित, विमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस देयर लाइव्स। ठीक है, सो दलित, विमेन, ट्राइबल एंड पीजेंट्स, ये चार ग्रुप्स ऐसे हैं जो उस समय में इनइक्वालिटीज के लिए लड़े थे, जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया था। दलितों को बहुत ज्यादा लाइफ में इन सब चीजों का एक्सपीरियंस करना पड़ा, विमेन्स को करना पड़ा। विमेन्स को अगर हम देखें तो उन्होंने डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। फर्स्ट कि अगर वो दलित विमेन है तो एक दलित के नजरिए से, और फिर वो विमेन है तो उस नजरिए से, तो उन्होंने इस तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। ट्राइबल पीपल फेस द डिस्क्रिमिनेशन एंड पीजेंट्स, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज को लेके फेस किया था। नॉट जस्ट कि दे आर द under the colony of Britishers, they also face the discrimination in inequalities. अपनी ही सोसाइटीज में भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. और बहुत सारे दलित्स ने ऐसे ग्रुप्स बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई कि उन्हें बेसिक नीड, मतलब एक मंदिर में एंट्री तो मिले। क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं कि भगवान ने हमको बनाया तो दलित को भी भगवान ने ही बनाया। वो मास से आगे हमारी धरती पे आने के नहीं रहने लगे हैं, उन्हें भी भगवान ने ही पैदा किया। सो दे वांटेड कि वो टेम्पल्स में जा सके। विमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। अब विमेन का देखिए, विमेन का इशू क्या था कि भाई उस समय में कि उनको भी एजुकेशन का राइट मिले। जितना बच्चे, लड़के को पढ़ने का हक है उतना ही लड़की को भी पढ़ने का हक होना चाहिए था। Peasants and the tribals fought to release themselves from the grasp of the money lenders and the high interest they were charged. और peasants और tribals का प्रॉब्लम क्या था कि भाई उनको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था या जिस प्राइसिंग पे वो लोन लेते थे मनी लेंडर से, या हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम से, इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो लड़ाइयां लड़ रहे थे। When India became a nation in 1947, our leader too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. और जब 1947 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमारे लीडर्स भी इस चीज
से बहुत ज्यादा जागरूक थे, वो इस बात को जानते थे कि हमारी सोसाइटीज में इनइक्वालिटीज हद से ज्यादा है और इन इनइक्वालिटी से उन्हें सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी. Those who wrote the Constitution of India, or the document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. So जिन लोगों ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, संविधान लिखा था, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें जिस तरह की इनइक्वालिटीज लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उससे वो किस तरीके से और आगे लड़ेंगे और किस तरीके से वो इनइक्वालिटीज से लड़के अलग होके और हमारे देश को एक बेहतर देश बना पाएंगे. Okay, so many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, the father of the Indian Constitution, had also fought for the rights of the Dalits. और क्योंकि अम्बेडकर जी खुद एक दलित थे और उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी में इस तरह की चुनौतियों का सामना किया था और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखा था, तो वो खुद इस चीज के लिए बहुत ज्यादा लड़े थे. So these leaders set out a vision and goals in the Constitution to ensure that all people of India were considered equal. और इस तरह के कई लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन में कोशिश की कि उसको इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से इंडिया के स्ट्रक्चर को बनाया जाए, संविधान को इस तरीके से मॉड्यूल किया जाए कि लोग जो इंडिया के जो लोग हैं उन्हें इक्वल कंसिडर किया जाए, आपस में सोसाइटी में भेदभाव ना किया जाए. सो दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज द की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस. और उन्होंने इसे कैसे देखा, एक की वैल्यू की तरह देखा कि ये बहुत जरूरी है जो इंडिया को बांध के रखेगी, यूनाइट करके रखेगी. सो एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यू हैव द राइट equal rights, you have the right to vote, right to live and right to freedom. ये सब राइट्स आपको सबको बराबर मिले हैं, किसी को भेदभाव नहीं की गई है. राइट टू अपॉर्चुनिटी भी हमने दी है कि अगर मान लीजिए, आई गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कहीं कोई जॉब निकली है तो वहां पे हर किसी को अप्लाई करने का हक है. अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खड़े होते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं आप दलित हैं या आप कोई ट्राइबल एरिया से आए हैं, आपके पास पूरी राइट टू अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. Okay, then comes untouchability is seen as the crime and has been legally abolished by law. लीगली अबॉलिश करना बहुत जरूरी था, सिर्फ मुंह जबानी करना नहीं, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि अगर हम मुंह जबानी कुछ करते हैं तो देश के किस कोने में इसको आज भी प्रैक्टिस किया जाता हमें पता भी नहीं चलता. ओके, सो इसे एक लीगली अबॉलिश करना बहुत जरूरी था, जो हमारे संविधान बनाते हुए हमारे लीडर्स ने बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखते हुए इसे लीगली अबॉलिश किया, अनटचेबिलिटी को. People are free to choose the kind of work they wish to do. अब लोगों को आसानी दी कि वो अपनी मर्जी से अपने काम को चुन सकते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप ने वो काम किया या वो इस फैमिली में पैदा हुए हैं जहां पे यही काम किया जाता हो. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल. गवर्नमेंट में काम करने का हक हर किसी को दिया गया, ना सिर्फ अपर क्लास को, ना सिर्फ एजुकेटेड पीपल को, ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को, हर किसी को. इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट ऑफ इक्वालिटी फॉर पुअर्स एंड अदर्स सच एज मार्जिनल कम्युनिटीज. और ये जो ड्यूटी थी ये किनको दी गई, ये ड्यूटी दी गई गवर्नमेंट को कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखे, कि कहने से ही काम ना चले, वो इस चीज का ध्यान रखे कि लोग इसे माने और इक्वालिटी रहे, गरीब लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जाए और मार्जिनल कम्युनिटीज को उनके हक मिले, उनको आगे डेवलपमेंट करने के मौके मिले और गवर्नमेंट उनको डेवलप करने में जितने बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकती है वो ले. The right of the Constitution also said that the respect for diversity was a significant element in ensuring the equality. और जो राइटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा था कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है उनके दिल में, कि अगर हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तो हम उन सबके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. कि कोई हमारे अलग कास्ट का है तो हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो अलग है, दैट इज गुड. was significant element in the ensuring equality. और ये एक बहुत जरूरी एलिमेंट है इक्वालिटी को लाने के लिए. डाइवर्सिटी हमारे देश में इतनी है कि इक्वालिटी को लाना बहुत बहुत जरूरी है. They felt that the people must have the freedom to follow their religion
speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. So उनका बेसिक मतलब ये था कि लोगों के पास फ्रीडम हो, जबरदस्ती किसी का धर्म ना बदला जाए, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाए कि वो इसी टाइप की भाषा बोले, कि वो हिंदी ही बोले या वो कोई तमिल ही बोले, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है। आपको जो भाषा बोलनी है आप बोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी के त्योहार बना सकते हैं और आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। They said that no one language, religion और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। और उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियरली बोला कि कोई भी सिर्फ एक लैंग्वेज, वन रिलीजन या कोई भी एक फेस्टिवल ऐसा फिक्स नहीं किया जाएगा जो सबको कंपल्सरीली मनाना ही पड़े। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सभी रिलीजन्स को बराबर तरीके से ट्रीट करे, सबको बराबरता का हक दे। Therefore, India became a secular country. Now, this is a very heavy word to say. Secular. Secular हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, सेक्युलर हम अपनी प्रियम्बल में पढ़ते हैं। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है विच डिस्क्राइब्स इंडिया वेरी ब्यूटिफुली। इट डिस्क्राइब्स इंडिया वेरी वेरी ब्यूटिफुली दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री जहां पर हर रिलीजन को इक्वल महत्व दिया जाता है, जहां पर हर इंसान को बराबरता का हक दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर कलर, देयर कास्ट, देयर सेक्स, एनीथिंग। Wherever people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। जहां पर आप अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने धर्म को मान सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मान रहे हो और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, आप मानेंगे भी और आपके साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। This is seen as an important element in our unity that we all live together and respect one another। और यही हमारी सबसे बड़ी एलिमेंट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी कंट्री का, कि बीइंग इतने सारे रिलीजन होने के बाद, इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद हम सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that the inequalities exist even today। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया और अचानक से सब कुछ एक हवा आई और सब बदल गया एंड एवरीवन वाज ट्रीटिंग इक्वली, और आज भी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनइक्वालिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके साथ लॉ भी एग्जिस्ट करता है जहां पे आपको ये हक मिलता है कि आप इन इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। इनइक्वालिटी इज द वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी एक वो वैल्यू है जिसके लिए हमें हर समय लड़ते रहना जरूरी है, और ये कुछ ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि भाई ठीक है हम ऑटोमेटिकली सोचेंगे हाँ एक दिन सबके बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर इंडियंस। और ये अपने आप नहीं होगा, वी हैव टू स्ट्राइव इट फॉर, और लोगों को खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा कि लोग आपस में इसको एक रियलिटी बना सके दैट इंडियंस डू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, एवरी लैंग्वेज, एवरी कास्ट, एवरी कलर, एवरी सेक्स पर्सन, एंड दे कीप इट विथ रिस्पेक्ट। मतलब वो सब इकट्ठे भी रह रहे हो और विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ रह रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, इवन आवर गवर्नमेंट हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। विद हियर वी एंड अप आवर चैप्टर। इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर टू अंडरस्टैंड एंड इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां पे आप लोग को मैचिंग करनी है। द टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू द लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हैं और सामने उसकी हाफ ऑफ द सिचुएशंस दी हुई हैं, आपको उनसे मैच करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू डू। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter। अब किस तरीके से एक स्टीरियोटाइप सोच अफेक्ट करती है एक लड़की की जिंदगी को, कि पेरेंट्स के ऊपर, कि भैया वो एक लड़की जो है वो बर्डन होती है अपने पेरेंट्स पे, एक बोझ होती है, उसकी जिंदगी इस पे कैसे इफेक्ट करती है। बहुत तरीके से आज के टाइम में भी लोग ऐसे हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें सेक्स पता चल जाए बच्चे का, उन्हें पता चल जाए कि वो लड़की है या वो लड़का है। सोनोग्राफी की बहुत कोशिश करी जाती है ताकि वो लोग उसे पहले ही मार सके। पेरेंट्स सोचते हैं कि उनकी बेटी, उनकी लाइफ
में जो उनकी डॉटर है वो उनके ऊपर एक बोझ है, जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, वो अक्सर अपनी बेटियों को दबा के रखते हैं, उनकी पढ़ाइयों पे खर्च नहीं करते, ये सोचते हुए कि उनकी शादी करेंगे तो भी तो खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें गर्ल की लाइफ को और भी ज्यादा टफर बना देती है। उसे सिर्फ दुनिया से नहीं फाइट करना पड़ता, उसे खुद अपने पेरेंट्स से भी फाइट करना पड़ता है। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट अ स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे ऑफ डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। देयर आर मेनी, नॉट जस्ट 5, देयर कुड बी मेनी दैट हमें गर्ल्स को एजुकेशन के लिए स्टॉप किया जाता है। They are not allowed to move freely, they are not allowed to speak freely, they are not allowed to express themselves. The marriage is a big thing. मतलब माना जाता है कि they are born to be get married. Even if they get married, they are asked, even being women, they are asked to give birth to a boy only. वो लोग सिर्फ लड़के को ही जन्मे, ऐसी भी एक उम्मीद लड़की की जिंदगी में की जाती है। सो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इक्वालिटी को लेके? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है, उन्होंने बोला है वी आर अ सेक्युलर कंट्री जहाँ पे हम हर रिलीजन, हर कास्ट और हर लैंग्वेज के इंसान को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने साथ रखेंगे, उनके अगेंस्ट हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है इस बात को लेके। Why do you think it is important for all the people to be equal? क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि हम इक्वल रहे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप सब अलग अलग हो जाएंगे तो हम एक देश इंडिया तो कभी भी नहीं कहला पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिटी, अगर हम एक देश बनाना है, एक वन कंट्री, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंट्री, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। और कहते हैं ना कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें फोर्सफुली रिलीजन में तब्दील कर दें। हम उन्हें कहें कि नहीं जी आप सारे हिंदू बन जाइए, या आप सारे मुसलमान बन जाइए, या आप सारे क्रिश्चियन बन जाइए। इस तरीके से आप कंट्री नहीं चला सकते। इस तरीके से आई थिंक आप कोई क्या कहेंगे ना, एक सर्कस चला सकते हैं जहां पे आप एक चाबुक के डर से आप सबको डरा के और धमका के बना सकते हैं। अगर आपको इक्वालिटी रखनी है देश में तो आपको सबको अपने धर्म को मानने की फ्रीडम देनी ही पड़ेगी। आप सांस रोक के इंसान के ऊपर हुक्म नहीं चला पाएंगे ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक द पीपल इक्वल। एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट के साथ रहने का हक हर किसी को है। और अगर लोगों को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलती है तो मुझे लगता है लोग ज्यादा डेवलप कर पाते हैं, हमारी कंट्री ज्यादा डेवलप करेगी। हमारे यंगस्टर्स जब बराबरता के साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए और ज्यादा तरक्की कर सकेंगे, हमारे देश को और ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जा पाएंगे। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, समटाइम्स पीपल मेक प्रिजुडाइज कमेंट्स। मेक्स प्रिजुडाइज कमेंट्स मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि ये आदमी इसी तरह का होगा। In our presence, we are often not in position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. Divide the class into a group and each group discusses what could be the following situation. अब ये situations आपकी मैम आपको क्लास में करा सकती हैं। They could give you these situations and आपको prejudice होके सिर्फ सोचना है। A friend begins to teach a classmate because he is a poor. ठीक है, सो बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट। आप समझ रहे हैं, किसी एक बच्चे को आपने टीज करना शुरू कर दिया क्योंकि वो गरीब है, तो हमने ये स्टीरियोटाइप बना दिया भाई गरीब है तो क्या हो गया, उससे फर्क क्या पड़ता है। You are watching a TV with your family and one of them make a prejudiced comment about the particular religious communities. वो अक्सर हमारे घरों में हो जाता है, जब अगर कोई हिंदू फैमिली टीवी देख रही है और किसी और रिलीजन का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं हाँ इन लोग का तो काम ही है। So this is what a prejudice is. Children in your class refuses to share their food with a particular person because they think that she is dirty. अब ये दलितों के साथ अक्सर होता था, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगेन इट्स अगेन अ प्रिजुडाइज। बिना सोचे समझे हमने मान लिया, अगर वो दलित भी है तो हाउ डज इट मैटर। हो सकता है वो हमसे ज्यादा क्लीनलीनेस और ज्यादा हाइजीन के साथ अपने खाने को पकाते हो और ज्यादा टेस्टी बनाते हो। समवन टेल्स यू अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट। मेनी पीपल डू। हम लोगों के अक्सर बोलने के तरीकों का मजाक बना देते हैं कि अच्छा वो कॉल्ड को कोल्ड बोलता है। सो दिस इज व्हाट, एक्सेंट को लेके किसी का मजाक बनाना इज अ स्टूपिडिटी टू डू। सम बॉयज मेक रिमार्क अबाउट द गर्ल्स, अगेन अबाउट द सेक्स, कि भाई हम तो वी आर द बॉयज, वी आर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द गर्ल्स आर वेरी वीक। ये सोच और ये स्टीरियोटाइप रखना इज अ वेरी बैड थिंग। Discuss in a class what different groups have suggested for the above situation and also talk about the problems that can come up when raising the issue. जब ये इस तरीके की स्टीरियोटाइप सिचुएशंस में आप खड़े होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी समझ में आएंगी और इसी के साथ आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा जो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि क्यों जरूरी है लोगों को बराबर मिले। अब आप सोच के देखिए, अगर आप इस स्टीरियोटाइप पॉइंट्स के साथ अगर एक कंट्री बनाने उतरेंगे तो क्या होगा। वो कंट्री तो एटलीस्ट कभी नहीं बन पाएगी फॉर मी।
ओके, विद दिस वी एंडिंग अ चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ नहीं आता, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आप बिल्कुल बेशक होकर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। टिल देन हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और पढ़ते रहें। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।